ऑल, वेलकम बैक ऑन स्टडीज कॉलेज और कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड। जैसे हमने एक्सेस डिमांड पढ़ा था तो इसमें और उस टॉपिक में सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो इंक्रीज और डिक्रीज का ही फर्क है। मतलब जहां आप इंक्रीज लिख रहे थे यहाँ पर आपने डिक्रीज लिखना है, अगर आप डिक्रीज लिख रहे थे तो यहाँ पे आप इंक्रीज लिखोगे, बस इतना ही फर्क है। मतलब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपका सेकेंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। थोड़े बहुत से इसमें डिफरेंसेस हैं, वो जहां जहां पॉइंट्स में डिफरेंस आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना, कम होना। तो डेफिशिएंट डिमांड कैसी सिचुएशन होगी जहां पर हमारी डिमांड कम होगी। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। देखो हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कौन सी पढ़ रहे थे, ये हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं। अच्छा, ये कहां पर होते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट जब हम बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन क्या आ जाती है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है, इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level, corresponding to full employment। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी डिमांड हो, पर इतनी नहीं हो रही, कहीं यहाँ कहीं स्टैंड कर रही है डिमांड। तो हमें इस डिमांड को बढ़ाकर यहाँ पे लेके आनी है सो दैट हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में अच्छे से पहुंच सके। ओके, अच्छा अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी गैप। जैसे हमने एक्सेस डिमांड जब पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जब जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आएगी तब तब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी, मींस महंगाई आएगी। सिमिलरली जब जब हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आएगी तो उससे रिलेटेड डिफ्लेशनरी, डी फॉर डेफिशिएंट डिमांड, डी फॉर डिफ्लेशनरी गैप, तो डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम अराइज होगी। अब ये डिफ्लेशनरी गैप क्या है, जितनी एग्रीगेट डिमांड है और जितनी एक्चुअल डिमांड है उन दोनों का जो डिफरेंस है, उस दोनों के गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ओके, देखो मीनिंग देखते हैं। द गैप बाय विच एक्चुअल डिमांड एक्सीड नहीं आएगा यहाँ पे, लेस देन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब जितनी हमें चाहिए डिमांड इतनी, बट एक्चुअल में डिमांड कितनी है, तो इन दोनों के जो गैप को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। और इसे अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इसको डायग्राम में समझें तो ये हमारी वाई एक्सिस ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी सप्लाई कर्व एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब हमारी डिमांड क्या हो गई है, डेफिशिएंट डिमांड है। तो मतलब डिमांड कम हो रही है तो हमारी जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट होगी, डाउनवर्ड। अब हमारी जो कर्व है ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसको हम एक्चुअल डिमांड कर्व में यहाँ पे लिख लेती हूँ, दिस इज एक्चुअल डिमांड कर्व। ओके, इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम जो था वो यहाँ था, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप क्या है, ये जो पॉइंट है दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। ये जो गैप शो करता है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफ्लेशनरी गैप को शो करता है। डिफ्लेशन का मतलब है हमारी इकोनॉमी मंदी की तरफ जा रही है। पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सेस डिमांड में महंगाई हो रही थी, यहाँ पे महंगाई नहीं हो रही है, यहाँ पे मंदी की सिचुएशन आ रही है, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, इसीलिए इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब डिफ्लेशनरी गैप क्यों अराइज होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है। आई होप इतना क्लियर है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जब फुल एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कम होती है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब ये जो डिफ्लेशनरी गैप है ये क्यों राइज हुआ? बिकॉज हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम चल रही थी। तो याद रखना, एक्सेस डिमांड जब होता है तो इन्फ्लेशन आती है, डेफिशिएंट डिमांड होता है तब हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, मतलब डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो डेफिशिएंट रह जाती है, मतलब कम रह जाती है। हम इतनी एक्सपेक्ट कर रहे थे पर डिमांड यही कहीं रह जाती है। तो वो रीजंस क्या हैं? देखो, ये सेम टू सेम वही रीजंस हैं जो हमने एक्सेस डिमांड में पढ़े थे, सिर्फ फर्क क्या आएगा, जहां पे आपने इंक्रीज पढ़ा होगा वहां पे आप डिक्रीज लिखोगे, जहां डिक्रीज होगा वहां पे आप इंक्रीज लिखोगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगेन वही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? खर्च करने की क्षमता। अगर मेरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब अब मैं ज्यादा पैसा सेव कर रही हूँ, खर्च कम कर रही हूँ। खर्च कम करूंगी इट मींस मैं मार्केट में जाके कम चीजों की डिमांड कर रही हूँ, डिमांड कम हो रही है, इट मींस प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइज हो रही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्सेस। अगेन मैं एग्जांपल लेती हूँ 1 लाख रुपीस का, कि अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपीस की है और गवर्नमेंट कहती है कि आप उसका 30,000 मुझे एज अ टैक्स पे करोगे, तो मेरे हैंड में कितनी इनकम आई? 70,000 आई थी। ये 70,000 इनकम कौन सी इनकम है? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, जिससे मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी खर्च कर सकती हूँ। ये मेरी इनकम है डिस्पोजेबल। अब अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो है इंक्रीज कर दिए टैक्सेस को बढ़ा दिया, तो अब गवर्नमेंट कहेगी कि आप 30,000 की जगह पर 50,000 मुझे टैक्सेस के फॉर्म में दोगे, बाकी पैसा आपका। तो मेरे पास अब कितनी आई? 50,000 आई मेरी इनकम, ये 5 है, ठीक है, 50,000 आई। अब जब 50,000 मेरे पास इनकम आएगी, कहाँ मेरे पास 70,000 थे, मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी, अब मेरे पास 50,000 है, मैं कम पैसा खर्च करूंगी। कम पैसा खर्च करने का मतलब है मेरी डिमांड कम हो रही है, मींस डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने सोच लिया कि अब मैंने ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, ना मैं डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करूंगी, ना मैं यहाँ क्या कहते हैं सड़कें बनाऊंगी, ना स्ट्रीट लाइट पे खर्चा करूंगी, कहीं पे भी मैं खर्चा नहीं करूंगी। तो जब खर्चा ही नहीं हो रहा तो मींस गवर्नमेंट की साइड से तो डिमांड कम हो गई ना, तो डिमांड कम होने की वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज हो रही है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहीं पर देखो, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, या फिर रेट ऑफ रिटर्न जो है कम मुझे मिलेगा, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी? मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ और मुझे इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी? नहीं करूंगी ना। तो सेम चीज वही, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्यों? अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि मुझे रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट्स में करनी थी वो कम कर देते हैं, और कम होने से डेफिशिएंट डिमांड जो है वो अराइज हो जाती है। नेक्स्ट इज राइज इन इंपोर्ट्स। अब देखो, इंपोर्ट्स कब राइज होंगे? जब मुझे अपनी चीज कंट्री में चीज महंगी मिलेगी और बाहरी कंट्री में सस्ती मिलेगी। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अपनी कंट्री में कब अराइज होगी? जब हमारी कंट्री के गुड्स महंगे हैं, मैं कहूंगी मैं यहाँ से नहीं खरीदूंगी, इससे बेटर तो मैं दूसरी कंट्री से मंगवाऊं और वहां से मैं चीजें खरीद लूं, मुझे वो सस्ता पड़ेगा। तो राइज इन इंपोर्ट्स हो जाते हैं ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन चल रही होती है तो उस टाइम पर इंपोर्ट्स क्या है, हम ज्यादा करते हैं, बाहर से चीजें मंगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फॉल इन एक्सपोर्ट। अगेन सेम चीज, हमारी कंट्री में जो प्राइसेस महंगे हैं, तो क्या दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से सामान खरीदेगी? ऑब्वियसली नहीं खरीदेगी, बिल्कुल नहीं खरीदेगी। तो इसी केस में क्या होता है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। कम होने का मतलब है कि पहले हम बाहर भी चीजें बेच रहे थे, अपनी कंट्री में भी बेच रहे थे, अब लोगों ने हमसे खरीदना बंद कर दिया है, तो हम बाहर भेज ही नहीं रहे, मींस डिमांड हमारी कम हो गई। डिमांड कम होने की वजह से हमारी कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई? डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर? ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने एक्सेस डिमांड में पढ़े थे, कोई इसमें फर्क नहीं है, सेम सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज का फर्क है। क्लियर? अब
आते हैं इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट इम्पैक्ट है इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। ये जो इम्पैक्ट है इसमें हमने जब एक्सेस डिमांड पढ़ी थी तो हमने कहा था कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बट जब हम डेफिशिएंट डिमांड पढ़ते हैं तो तीनों पे इम्पैक्ट अलग अलग पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आउटपुट का इम्पैक्ट होगा, हाँ इसका इफेक्ट आएगा डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, देखो हमने क्या, हम इकोनॉमी में ये हमने एक्सपेक्ट की थी डिमांड, पर एक्चुअल डिमांड कितनी हुई, दिस इज एक्चुअल डिमांड। मतलब यहाँ कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिमांड हो, हमने प्रोडक्शन भी इतनी की थी, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक्चुअल में डिमांड कितनी आई, इतनी सी आई। अब ये जो गैप है, इतने जो ये गैप आया है, ये गैप क्या हो गया, हमारे गुड्स अनसोल्ड रह गए, मेरे पास इन्वेंट्री बन गई, ठीक है ना। अब जब तक मेरा वो स्टॉक क्लियर नहीं होगा, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म, क्या मैं प्रोडक्शन करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। इसीलिए क्या होता है, जो आउटपुट होती है उसकी प्रोडक्शन स्टॉप कर दी जाती है। फर्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, ओके। और प्रोडक्शन स्टॉप होने की वजह से क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। क्लियर है। मैंने आपको कहा कि जब हमारी इकोनॉमी में हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी, बट एक्चुअल में डिमांड हुई इतनी। अब इतना ये जो गैप था, ये गैप वाले जो गुड्स हैं मेरे पास अनसोल्ड रह गए, मेरे बिके ही नहीं, लोगों ने डिमांड ही नहीं की, तो वो गुड्स अनसोल्ड हैं। इसीलिए अब जो फर्म है वो कहेगी कि भाई मेरे ये गुड्स जो हैं वेस्ट चल जाएंगे, तो इट्स बेटर मैं प्रोडक्शन को कट डाउन कर दूं, सो दैट जब तक ये सेल नहीं हो जाते तब तक मैं और प्रोडक्शन ना करूं। तो इसीलिए इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होता है कि ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड जो आउटपुट की प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस है। इसकी वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। अब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या था कि मतलब लोग काम करने के लिए रेडी हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। वो कहते हैं जितना भी पैसा हमें तो हम काम करना चाहते हैं, बट फर्म कह रही है कि भाई मेरे पास तो सामान ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ बैठा है, मैं कहाँ पे आप लोगों को और काम पे रखूं और आपसे प्रोडक्शन करवाऊं, क्योंकि मैं प्रोडक्शन करवा के क्या करूंगा उस सब चीजों का जब तक मेरी सेल ही नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए जो फर्म क्या करती है, कई लोगों को निकाल देती है, अनएम्प्लॉयड कर देती है, काम से निकाल देती है। जब काम से निकालेगी तो वो जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। वो काम छोड़ना नहीं चाहते थे, वो रेडी थे काम करने के लिए, बट फर्म नहीं चाहती थी कि उनको काम पे रखा जाए क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ था। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, हमारी इकोनॉमी में आउटपुट कम हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड होते हैं, ओके। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल पे क्या होगा, प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। क्यों कम कर दिया जाएगा, देखो मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, मैं कहूंगी यार यहाँ पे पड़ा पड़ा रहने की वजह से खराब हो जाए, 10 दिन बाद खराब हो जाए, महीने बाद खराब हो जाए, तो इट्स बेटर मैं इसके प्राइसेस कम कर दूं सो दैट निकल जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो आए मेरे पास, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो क्या करते हैं, प्राइस को कम कर देते हैं सो दैट जो उसका अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हुआ था, इन्वेंट्रीज थी, वो सेल हो जाए। क्लियर। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट थे, देखा इम्पैक्ट जो थे डेफिशिएंट डिमांड के वो एक्सेस डिमांड से डिफरेंट है। तो हमने क्या देखा, जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो हमारे आउटपुट भी कम हो जाता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और प्राइस लेवल भी कम कर दिया जाता है। क्लियर है इतना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड को स्टडी किया। अगर इसमें से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कहीं मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा सो दैट मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।